यहाँ स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट। आज हम करेंगे साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर 10। 9 मॉक टेस्ट मैंने जो पहले है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो इसको आज करेंगे हम, और क्योंकि एचटेट का पेपर बिल्कुल नज़दीक है तो आपको मैं जो थ्योरी है वो इसी के माध्यम से बता रही हूँ। जो भी है आप मॉक टेस्ट लगाइए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करिए। कल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी एचटेट के, जो पेपर में आए हुए हैं सीडीपी के, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ ही करेंगे। ये मॉक टेस्ट हैं, इनको भी आप लगाना। इसमें भी बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सम्मिलित किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से क्या कार्य एक कमजोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचा सकता है? तो यहाँ पे ये सीडीपी का क्वेश्चन रहेगा। इसको आपको अंडरस्टैंडिंग बेस रहेगा, यहाँ पे समझ के करना है। तो ऐसा जो विकल्प चुनना है जो सबसे बेस्ट होगा। तो सीडीपी में यही ऐसे ही ऑप्शन आते हैं जिसको आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है अपनी समझ से। तो इसमें पूछा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो हानि पहुँचा सकता है, तो बच्चों से कक्षा परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखवाना, कक्षा परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखवाना, किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना, कक्षा में सही उत्तरों की चर्चा करना, और बच्चों से अपनी कॉपी पुस्तिका की स्वयं जांच करवाना। तो इसमें स्वयं जांच करवाना ऐसा कोई भी मनोवैज्ञानिक रूप नहीं है ये जो उनको हानि पहुंचाएगा। कक्षा में उत्तरों की चर्चा करना भी ऐसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, उन्हें तो उत्तर अच्छे से ही पता चलेंगे। लेकिन इन दोनों में आती है बात, अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? बच्चों से कक्षा परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखवाना। तो इससे बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि किसी छात्र की अंकों की चर्चा करना कक्षा में, अगर आप कक्षा में किसी छात्र की अंकों की चर्चा करते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि इन्होंने अच्छे अंक लिए हैं, ये इंटेलिजेंट है और ये आपको कम नंबर आए हैं, तो ऐसे बच्चों में हीन भावना पैदा होती है। तो ऐसा किसी भी टीचर्स को कभी नहीं करना चाहिए कि किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए कि इसको कम नंबर आए हैं। तो बच्चे को बस आपको मोटिवेट करना है। तो नेगेटिव भी चीज़ें कभी नहीं आपको बच्चे को बोलनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, किसी छात्र के अंकों का कक्षा में चर्चा करना। अगर कक्षा में किसी छात्र के अंकों की चर्चा करोगे तो आपको उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी, क्योंकि वो बच्चा स्पेशली सोचेगा कि मेरे बारे में ही ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है? तो बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है, या शैशव अवस्था कहाँ तक होती है? इस अवस्था के बारे में अलग अलग जो एग्जाम है वो अलग अलग जो इसकी बुकों में भी अलग अलग एज है, लेकिन जो मेन एज है वो 0 से 4 वर्ष ही मानी गई है। एग्जैक्टली माने तो जो शैशव अवस्था है 0 से 4 वर्ष माना जाता है, लेकिन सीटेट में 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है उसको शैशव अवस्था माना जाता है, और एचटेट में 0 से 4 वर्ष माना जाता है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है क्या है। तो 4 वर्ष से ज़्यादा तो आपको कभी भी नहीं लेना है। 0 से 4 के बीच में जो बेस्ट ऑप्शन लगे आपको वही चूज करना है, अगर शैशव अवस्था का जो एज पीरियड पूछा जाए तो इसमें पूछा गया है कि शिशु किसको कहा जाता है? जन्म से वाचन शुरू होने तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक। तो इसमें 4 वर्ष का नहीं दिया है तो हम किसको चुनेंगे? जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहेंगे? शिशु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि जो शैशव अवस्था है उसके एचटेट में अलग टाइम पीरियड पूछा जाता है, और सीटेट में तो हमेशा 0 से 2 वर्ष की अवस्था को ही शैशव अवस्था माना जाता है, और 2 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था, और 12 से 19 या 18 तक की अवस्था को क्या माना जाता है? किशोरावस्था, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो ठीक है, उसके बाद 60 वर्ष तक, 40 वर्ष तक शायद प्रौढ़ावस्था, और फिर वृद्धावस्था आ जाती है। तो ये ऐसे माना जाता है, आपको याद रखना है। तो बाल्यावस्था को भी 2 तरह से बांटा गया है। बाल्यावस्था एक तो होती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से
6 वर्ष तक, और 6 से 12 के जो माना जाता है उसको उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, और पूर्व बाल्यावस्था को ही हम टॉय एज बोलते हैं। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो एरिक्सन, केनन, थॉर्नडाइक या फ्रायड। तो ये जो शब्द दिया गया है ये केनन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, शिक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये सीडीपी का क्वेश्चन हो गया। शिक्षण के बारे में क्या कथन सही है? शिक्षण सीखने की पूर्ण अपेक्षा है, शिक्षण से सीखा जा सकता है, टीचिंग जिसको हम टीचिंग बोलते हैं उसके बारे में क्या सही है? शिक्षण जो टीचिंग है वो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है कि पहल करने की योग्यता को सीमित करता है? बिल्कुल नहीं। सीमित तो आते ही आपको काट देना है, और केवल शब्द आते ही और सीमित शब्द आते ही ऐसे शब्द आए जो नेगेटिव में जा रहे हैं उन वो तो बिल्कुल भी सीडीपी में आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो शिक्षण अधिक सीखने के लिए आवश्यक है, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अधिक सीखने के लिए आवश्यक है या फिर शिक्षण से सीखा जा सकता? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टीचिंग से क्या हो सकता है? सीखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि अधिक सीखने के लिए आवश्यक है, ये ऐसा कोई वो नहीं बन रहा है इसमें लॉजिक, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। टीचिंग से क्या होता है? हमें सीखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु खालिस्तान प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है। तो इसमें पूछा गया है शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता होता है कि जैसे सभी बच्चों को एक साथ लाना, अलग अलग जिनके हमें पता है कि आजकल वो बच्चों के जो कोई बच्चा तेजी से सीखता है, कोई बच्चा धीरे से सीखता है जिसको हम स्लो लर्नर बोलते हैं। तो ये सब जो बच्चे हैं उन सबको एक साथ पढ़ाना विविधता में आता है ये सब चीज़ें। तो उन सभी विविधताओं को एक साथ लेके चलना जिसको हम समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु प्रभावी शिक्षण पद्धति पूछा गया है। यहाँ पे नोट लिखवाना, सहकारी शिक्षण, व्याख्यान देना या परीक्षण देना करना आदि। तो हमें पता है कि विविधता है, विविधता में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, किसी को ज़्यादा कोई सब्जेक्ट ज़्यादा आता है, किसी को कोई सब्जेक्ट कम आता है। तो इसमें सबसे बेस्ट रहेगा सहकारी शिक्षण, जिसमें बच्चे आपस में मिलजुल कर सीखेंगे, जिसको जो सब्जेक्ट आता है वो उसको सिखा सके और जिसको जो नहीं आता वो दूसरे से सीख सके। तो ये सब इसमें रहेगा सहकारी शिक्षण बेस्ट जो पद्धति रहेगी। नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से। तो डिस्लेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। तो ये जो अधिगम अक्षमताएं हैं उनसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको आपको बता देती हूँ एक बार। तो डिस्लेक्सिया जो हो जाएगी पठन विकार से संबंधित, लेकिन अगर पूछा जाए डिसकैलकुलिया पूछा जाए तो वो होगी गणित समस्या से संबंधित। कैलकुलिया, तो ये जो डिस्कैलकुलिया होगी ये किससे संबंधित होगी? गणित से संबंधित होगी। जो गणितीय क्रियाएं हैं उसको करने में बच्चा क्या होगा जो समस्या है वो महसूस करेगा। तो गणित संबंधी जो समस्या रहेगी वो डिस्कैलकुलिया से रहेगी संबंधित, और पठन विकार रहेगा डिसलेक्सिया। अगर डिसग्राफिया पूछा जाए तो लेखन संबंधी जो समस्या होगी वो डिसग्राफिया होगी। डिसग्राफिया होगी। लेखन संबंधी जो समस्या होगी वह डिसग्राफिया होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है एग्जाम में, आपको इनको अच्छे से याद रखना। ये तीनों में से ही आ जाएगा, एक डिसकैलकुलिया, एक डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया। ये तीनों, डिसलेक्सिया पठन से, डिसग्राफिया लेखन संबंधी समस्या होगी, और बच्चे को लिखने में समस्या आएगी, स्पेलिंग में, जैसे हैंड राइटिंग में जैसे वो मिस्टेक करेगा, और जो कार्य उसमें जैसे किसी अक्षर को बी को डी को बी पढ़ेगा, ऐसे जो डिसलेक्सिया रहेगा। और एक पूछा जाता है डिस्फेजिया। जो डिस्फेजिया समस्या होगी वो किसी भाषा को बोलने में समस्या रहेगी। और एक कभी कभी वैसे तो ये तीनों में से पूछा जाता है, वैसे एक बार पूछ लिया जाता है डिस्थीमिया भी पूछा गया था एक बार। डिस्थीमिया रहेगा एक या मेंटल जो डिसेबिलिटी रहेगी डिस्थीमिया, ये भावात्मक विकृति है, ये आपको याद रखना है।
इसमें जो मूड है वो क्या होता है, डिप्रेसिव हो जाता है बच्चे का डिस्थेमिया में। नेक्स्ट है, मैंने अपने बच्चे के दिन कुल्लू में बिताए हैं, इसे याद करना खालिस्तान को दर्शाता है। तो कुल्लू में बिताए, तो ये क्या रहेगा, ये एक घटना रहेगी और घटना से संबंधित जो स्मृति होती है वो कैसी होती है, वो दीर्घकालीन स्मृति होती है। और दीर्घकालीन स्मृति का भी एक टाइप है प्रासंगिक स्मृति। जो प्रासंगिक स्मृति होती है वह किसी ऐसी घटना को याद रखना जो कि हमें याद रहती है। ऐसी घटना जैसे कि अच्छे दिन होते हैं, वो हमारी क्या है, एक अच्छी यादें हैं जो हमें याद करने पर आ जाती हैं जल्दी। लेकिन ऐसी यादें जिनको हम याद नहीं करना चाहते तो वो क्या होती हैं, उनको भी दीर्घकालीन स्मृति में रखा जाता है, लेकिन उनको याद दिलाने पर वो याद आ जाती है। जिनको याद नहीं करना चाहते, प्रासंगिक स्मृति में ऐसी जो घटनाएं आती हैं जिनको हम याद करने पर हमें याद आ जाती हैं, तो ये घटना से रिलेटेड रहेगी प्रासंगिक स्मृति। और एक होती है अर्थ विषयक स्मृति। अर्थ विषयक स्मृति में किसी शब्द, संप्रत्यय, तथ्य के अर्थ को संचित करके रखा जाता है। किसी अर्थ या विषय से संबंधित कोई भी अर्थ है या संप्रत्यय है, उसको अगर हम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, वो होती है अर्थगत विषय स्मृति। तो ये दोनों किसके, दीर्घकालीन स्मृति के पार्ट हैं, ये आपको याद रखना। और मेमोरी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। एक होती है सेंसरी मेमोरी, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको अल्पकालीन मेमोरी या लघु अवधि स्मृति भी बोला जाता है। और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको दीर्घकालीन मेमोरी बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो अवधि होती है वो, इसमें ऐसी चीज़ें या अचानक से होने वाली घटनाएं होती हैं जिनको हम कुछ सेकंड के लिए ही याद रख सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए ये हमें याद रहते हैं, बाद में हम इनको भूल जाते हैं। जैसे कोई भी इमेज देख लिया, कोई भी सीन देख लिया हमने, अच्छी सी सीनरी देख ली, वो एक पल के लिए हमें याद रहेगी, फिर हम उसको भूल जाएंगे। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी होती है जिसमें हम चीज़ें 20 से 30 सेकंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक याद रखते हैं, वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक याद रहती हैं। और विलियम जेम्स ने शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्राथमिक स्मृति भी कहा है। फिर है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें हमें 30 सेकंड से ज़्यादा या अधिक से अधिक कितने भी दिन याद रह सकते हैं, महीना, साल, इनकी कोई सीमा नहीं होती शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रखने की चीज़ें। तो इसमें ज़्यादातर घटनाएं आती हैं जो कि ज़्यादा हमें याद रहती हैं। इसे जो कहा जाता है गौण स्मृति कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्राथमिक स्मृति कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार देखा गया है। तो ये किसने किया था, विलियम वुंट ने स्थापित की थी और जर्मनी में की थी, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में। ये भी आपको याद रखना है, कब की थी, 1879 में। विवरणात्मक स्मृति संबंधित है, तो विवरणात्मक स्मृति किससे संबंधित रहेगी, अभी मैंने बताया था आपको। जो विवरणात्मक स्मृति है वो किससे संबंधित रहेगी, दीर्घकालीन स्मृति से संबंधित रहेगी। तो विवरणात्मक स्मृति में भी ऐसी घटनाएं आएंगी जिनका हम विवरण दे सकते हैं, सार दे सकते हैं। कोई लंबी घटना हुई हो तो वो किस में आएगी, दीर्घकालीन स्मृति में आएगी। और अल्पकालीन स्मृति में ऐसी बातें आती हैं जिसको हम 20-30 सेकंड के लिए ही याद रख सकते हैं। तो विवरणात्मक स्मृति भी कैसी हो जाएगी, हमारी दीर्घकालीन स्मृति हो जाएगी। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीरमैन ने, एक कारक दिया है बीने ने, बहुकारक दिया है थॉर्नडाइक ने और समूह कारक दिया है थर्स्टन ने, आपको याद रखना है। और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। और उसने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, पहले उसने 8 प्रकार बताए थे, लेकिन अब कितने 9 प्रकार बताए हैं। 9वां प्रकार भी उसने बाद में दिया है। सृजनात्मक मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित था, मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो जो सृजनात्मकता रहेगी वो अपसारी चिंतन से रिलेटेड रहेगी और अपसारी चिंतन में हम खुलकर सोच सकते हैं। तो सृजनात्मक जो क्रिएटिव माइंड वाला व्यक्ति होता है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता है, उसके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो इसमें जो अपसारी चिंतन रहेगा उसमें, लेकिन अभिसारी चिंतन में लिमिटेड होता है कि किसी एक फैक्ट के बारे में ही सोचा जाता है और उसमें ज़्यादा नहीं सोचा जाता है, सिर्फ उसमें लिमिटेड चीज़ें सोची जाती हैं। लेकिन अभिसारी चिंतन में हम एक चीज़ के बहुत से विकल्पों के बारे में सोचते हैं। तो अपसारी चिंतन किससे रिलेटेड रहेगा, सृजनात्मकता से रहेगा। नेक्स्ट है, खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु मैंने ऊपर बताया था, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है विकास में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि,
आकार सोच व समझ, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहा है और किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। स्टेनले हॉल ने क्या कहा था? किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा था। बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार निम्न में सत्य कथन है। शीर्ष जो सिद्धांत है उसमें जो विकास है बच्चे का सिर से पैर की तरफ होता है। तो शीर्ष सिद्धांत में विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो विकास सिर से पैर की तरफ होगा, जिसको शीर्षदान कहा जाता है। किसका? विकास का। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान को हम क्या मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर उसको मन का विज्ञान कहा गया और फिर उसको चेतना का विज्ञान कहा गया, और अब हम इसको क्या मानते हैं? व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। और व्यवहारवाद के जनक रहेंगे वॉटसन रहेंगे। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता। मापन के जन्मदाता कौन रहेंगे? टर्मन रहेंगे। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया है? वो टर्मन ने ही दिया है। नेक्स्ट है कोलबर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? तो विकास के सिद्धांत की कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित रहेगा कोलबर्ग, और इसने 3 लेवल दिए हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के और 3 लेवल की 2-2 स्टेज दी हैं। इसने कितने? 2-2 स्टेज दी हैं हर एक लेवल में। तो ये जो स्टेज दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक होता है परंपरागत स्तर, दूसरा पूर्व परंपरागत स्तर, फिर परंपरागत स्तर, इस तरह से ये जो स्टेज है, फिर इनके अंदर भी 2-2 स्टेज हैं। तो नेक्स्ट है आपको इनको पढ़ लेना है, क्योंकि अभी मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी तो लंबी वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंधित है। अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है तो वो किस सिद्धांत से रहेगा संबंधित? तो ऑप्शन नंबर इसका हमें अवलोकन करके क्या व्यवहार पर आधारित है, अवलोकनीय व्यवहार, तो व्यवहार ये क्या रहेगा? व्यवहारवादी सिद्धांत रहेगा, जिसमें हम व्यवहार का अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता संबंधी कारक? अनुवांशिकता संबंधी कारक मतलब जो परिवार से रिलेटेड होगा, फैमिली से रिलेटेड होगा, वो कारक कौन सा रहेगा? आंखों का रंग, चिंतन, अधिगम, सामाजिक गतिविधि, ये तीनों जो रहेंगे ये रहेंगे वातावरण से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन जो आंखों का रंग है वो हमेशा अनुवांशिकता से संबंधित कारक रहेगा। नेक्स्ट है तनाव परीक्षा में उपलब्धि को प्रभावित करता है, यह तथ्य किस संबंध को प्रकट करता है? तनाव परीक्षा में उपलब्धि को प्रभावित करता है तो यह तथ्य किस संबंध को प्रकट करता है? संज्ञान संवेग को, तनाव विलोम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान संवेग को। संज्ञान संवेग को प्रभावित करेगा, क्योंकि जो हमारे जो नॉलेज है वो प्रभावित होगी तनाव से, और हमें चीज़ें याद नहीं आएंगी। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को हम भूलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान संवेग से। नेक्स्ट है कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था को सम्मिलित करता है? तो किशोरावस्था मैंने बताया था 12 से 19 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था होती है। 0 से 4 वर्ष या 0 से 2 वर्ष को शैशवावस्था बोला जाता है, और 2 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था बोला जाता है, और 12 से 19 वर्ष किशोरावस्था, और ऊपर की अवस्था फिर वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था आ जाएगी। नेक्स्ट है बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं? तो ये किस कारण से भिन्न होते हैं? चरित्र, मूल्य, विकास, व्यवहार, कौशल इत्यादि में तो ये अनुवांशिकता और परिवेश के कारण होते हैं। किसी को अच्छा वातावरण मिलता है तो उनके गुण, चरित्र, वैल्यू सब अच्छे होते हैं, और किसी को अगर अच्छा वातावरण नहीं मिलता, अच्छा पालन पोषण नहीं मिलता, तो उनका व्यवहार, कौशल आदि सब चीज़ें अलग होती हैं दूसरों से, जिनको अच्छा जो इन्वायरमेंट है वो मिलता है। तो नेक्स्ट है टॉलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को कहा है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण को क्या कहा है उसने? संप्रयोजन व्यवहारवाद कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था? तो विकासात्मक कार्य हेबिंगहर्स्ट के द्वारा प्रचलित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्मिक विकास से क्या तात्पर्य है? कर्मिक विकास से तात्पर्य क्या रहेगा? कर्मिक विकास से तात्पर्य रहेगा कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई परीक्षण जो वास्तविक में मापन करता है जिसे मापने के लिए वह बना है।
ऐसा परीक्षण जो वास्तव में उस चीज़ का मापन करता है जिसके लिए वह बना है, तो वह परीक्षण कैसा होगा? वस्तुनिष्ठता का रहेगा, विश्वसनीयता का रहेगा, उपयोगिता। तो इसकी जो मापन की जो विशेषता रहेगी वो वैधता रहेगी। अगर ऐसा कोई परीक्षण है जो उसी चीज़ की मापन करता है तो वो क्या रहेगा? वैधता से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट है शिक्षण शास्त्र का अर्थ है। शिक्षण शास्त्र का क्या अर्थ है? निर्देशों की नीतियाँ, लेखन की प्रक्रिया, बच्चों को पढ़ाने की शैली, प्रौढ़ों को पढ़ाने की शैली। तो जो शिक्षण शास्त्र है तो वो क्या रहेगी? बच्चों को पढ़ाने की शैली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने, मैंने बताया, 9 प्रकार की बुद्धि बताई हैं वर्तमान में, लेकिन इसमें 9 ऑप्शन में नहीं है। तो पहले उसने 8 बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसने कौन सा सिद्धांत दिया है जिसमें इसने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं? तो वो दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत में इसने पहले इसने 7 बताई थी, फिर इसने 8 बताई थी, फिर उसने अभी तुरंत एक और जोड़ा है। अभी थोड़े ही लास्ट ईयर में, शायद 2002 में ही 9 को जोड़ा गया हो। तो इसमें हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार बताए हैं? अगर 9 हो तो ऑप्शन में आप 9 के साथ जाएंगे, पहले 8 था। तो ये थे कुछ साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।